अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अगर अल्टरनेटिंग करंट हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाएंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच का, ठीक है, वोल्टेज हमारी अगर अल्टरनेटिंग हो तो करंट हमारा अल्टरनेटिंग आएगा। और हम लोगों ने देखी थी कि यहाँ पे किसी तरह का फेज गैप फाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, यानी दोनों के दोनों साइन ओमेगा टी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड में देखा कि अगर हम लोग किसी कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो उस इंस्टेंट पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी वोल्टेज वी है, ठीक है, जो वोल्टेज वी है वो करंट के रिस्पेक्ट में पाई बाई टू फेज से पीछे चलेगी, यानी वोल्टेज हमारा पीछे चलेगा कितने एंगल से, पाई बाई टू फेज से पीछे चलेगी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिला था जब लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट किसके अक्रॉस अक्रॉस लगाई थी, कैपेसिटर के अक्रॉस लगाई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ ये होता क्यों है। तो याद करो, ठीक है, जब हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे तो कैपेसिटर क्या था कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स देखो तो क्या होता है कि आप किसी तरह का पोटेंशियल अगर अप्लाई कर रहे हो, वी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, तो वी पोटेंशियल के कारण यहाँ पे चार्जेस स्टोर होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस, यहाँ पे पोटेंशियल्स, सॉरी चार्जेस नहीं, यहाँ पे चार्जेस स्टोर होने शुरू होते हैं। और जब तक चार्जेस यहाँ पे स्टोर होते हैं, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल जब तक यहाँ डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आगे पोटेंशियल्स को फ्लो करना अलाउड नहीं रहता। पर अगर आप लोग करंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे ही चार्ज आता है उसके रिस्पेक्टिव में यहाँ चार्ज डेवलप होता है और फर्दर कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वोल्टेज पीछे छूट जाती है, इस प्रोसेस में वोल्टेज यहाँ पे पीछे छूट जाती है और करंट हमारा लीड कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और फिर हम लोगों ने थर्ड क्या देखा था कि अगर किसी एल सी, सॉरी, इंडक्टर के सर्किट के अक्रॉस अगर हम लोग एसी अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि करंट हमारा पाई बाई टू फेज से पीछे छूट जा रहा था वोल्टेज से, यानी इस टाइम वोल्टेज लीड कर रहा था करंट को। ऐसा क्यों लीड कर रहा था, तो इसका रीजन ये है कि याद करो इंडक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली सोलोनॉइड, सोलोनॉइड्स में क्या होते हैं, जब भी आप कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराओगे तो वो अल्टरनेटिंग करंट्स इसके अंदर एक सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस का काम करेंगी और वो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है, वो किसी भी वेरिंग करंट को अपोज करने का काम करेगी, यानी कि जो करंट आप फ्लो करा रहे हो उसको वो अपोज करेगी। और इसी अपोजिशन के कारण ये वोल्टेज से पाई बाई टू फेज से पीछे छूट जाएगी, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप भी समझ सकते हो कि पाई बाई टू फेज से क्यों पीछे छूट जा रही हो। मैथमेटिकली में तो एग्जैक्टली बता दे रहा है कि पाई बाई टू फेज से पीछे छूटेगी जब आइडियल सिनारियो हो तो। पर अगर आइडियल सोलेनॉइड ना होकर के अगर मीडियम्स पे डिपेंडेंसी हो, फ्लक्स वगैरह सब कुछ डिपेंड करे, तो फेज गैप एग्जैक्टली पाई बाई टू पे नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडक्टर के केस में करंट पीछे क्यों छूट रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सेल्फ इंडक्शन करंट है, जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है, जो बैक ईएमएफ है, वो जो इनकमिंग करंट है उसको अपोज करने का काम कर रही है और उसके कारण करंट आई हमारा, ठीक है, पीछे छूट जा रहा है। और सेम कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन आपके कैपेसिटर के लिए था। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें एल भी होगा, इंडक्टर भी होगा, सी होगा, कैपेसिटर भी होगा और आर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, और दोनों के तीनों कैसे कंडीशंस में कनेक्टेड होंगे, तो सीरीज कनेक्शन में होंगे। और किसके अक्रॉस कनेक्टेड होंगे, तो किसी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि एक एल सी आर सीरीज सर्किट है जिसमें आर है, सी है, एल है, इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया है, वेरिंग नेचर के वोल्टेज को अप्लाई किया है जो वी नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं पोटेंशियल के अक्रॉस, पोटेंशियल के बारे में क्या जानते हैं कि अगर सीरीज के बारे में बात करो तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाता है, वट एवर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, जो टोटल वोल्टेज आप सप्लाई करोगे वो सारे के अक्रॉस के सम के बराबर होगा। तो यहाँ के तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल। वी सी हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है, वी एल है हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वी आर है हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स, ठीक है। अब हम लोग इसको मूव करेंगे, ठीक है, मूविंग टू दी फेजर डायग्राम, द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, देखो अगर हम लोग फेजर डायग्राम के साइड मूव करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इंडक्टर वोल्टेज के बारे में बात करो और करंट, अगर सपोज आप करंट को ये डायरेक्शन मान लो, ठीक है, तो इंडक्टर जो हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज है उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा क्योंकि कोई फेज गैप नहीं है। पर हम लोगों ने क्या देखा है कि जो इंडक्टर के केस में
वो करंट करंट का डायरेक्शन ये है, उससे वो पाई बाई टू फेज लीड करता है, तो आपका किधर हो जाएगा, वीएल इधर। और अगर कैपेसिटर के बारे में बात करें तो पाई बाई टू पीछे छूटता है, तो किधर हो जाएगा, इधर। तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो क्या देखोगे कि दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाता है। तो उस सिनारियो पे ये वैल्यू जो वीएल वैल्यू वो एडिशनल वैल्यू हो गई। तो आपको उसको अगर माइनस करना है तो आप उस तो उसको माइनस करना होगा, किसमें, वीसी में माइनस करना होगा। तो आप क्या देखोगे कि जो नेट मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल का वो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस, ठीक है मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका अगर सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई करने पे भी यही आएगा, ठीक है। वी नॉट, ये जो वो टर्म सारे के साथ लिखा हुआ बता रहा है कि सिर्फ हम लोग मैक्सिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। अभी फिलहाल साइन ओमेगा टी का जो टर्म है ना उसको भी हम लोग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ हम लोग वी नॉट आर लिख रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स, अभी ये टर्म को हम लोग हटा दे रहे हैं सिर्फ। तो वी आर नॉट इज द पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस वी सी ओ माइनस वी एल ओ। वी सी इज द voltage drop across capacitor, maximum voltage drop across इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे इसको प्रोसीड करके लिख सकते हैं, ठीक है, आर नॉट के टर्म में। तो देखो सारे के सारे सीरीज में है सब, ठीक है। तो सपोज इसमें मैक्सिमम करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, तो ये पूरे के पूरे सर्किट में आई नॉट करंट ही फ्लो करेगा। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, सपोज रेजिस्टेंस उसकी आर है, तो आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सी का, कैपेसिटर का रिएक्टेंस हमारा कितना है, एक्सी है, ठीक है, एक्सी माइनस आई नॉट एक्सएल होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, तो आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इससे हम लोगों को आई नॉट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इन जनरली आई इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो नीचे का टर्म जो जिससे वी डिवाइड होकर के करंट देने का काम करता है वो किसी तरह का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ऐसा ही, ठीक है, इक्वेशन से इक्वेट कर करके हम लोगों ने एक्सी निकाला, एक्सी इज 1/ओमेगा सी, एक्सएल निकाला ओमेगा एल, ये हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है। इसी तरह इक्वेट करके, तो अगर उसी से इक्वेट करें हम लोग तो वी नॉट बाई सम रेजिस्टेंस होता है, चूंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाई सम रेजिस्टेंस इज द करंट, और हम लोग को क्या वैल्यू मिल रही है कि वी नॉट आई नॉट इजकल टू वी नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को इससे एक चीज़ तो पता चल गया कि ये जो टर्म है वो किसी ना किसी तरह के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो उसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया, क्योंकि वो इम्बिडेंस, सॉरी, उसको हम लोग रिएक्टेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंस एक्स सी पे भी रिएक्टेंस जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हम लोग रिएक्टेंस टर्म दे रहे थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो आर है वो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रिएक्टेंस है एक हमारा रेजिस्टेंस है। और जो हमारा ये दोनों टर्म, ये जो टर्म है वो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस दोनों को मिल करके बना हुआ है। तो डेफिनेटली इसको एक और रिएक्टेंस नहीं बोल सकते, इसलिए इसको एक नया नाम दे रहे हैं, और वो नया नाम है हमारा इम्बिडेंस, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, विच विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो जो नया इम्बिडेंस टर्म आ गया, यानी कि आप किसी सर्किट में आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर को सीरीज में लगाते हो, तो उसके कारण जो नेट इम्पिडेंस, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल रूट अंडर में होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है, यही फेजर डायग्राम के साइड। तो हम लोग वहाँ क्या देखेंगे कि जो हमारा अ, हम लोग इंटरेस्टेड है थोड़ा सा फाइन करने के लिए कि व्हाट विल बी द फेज गैप, ठीक है, फेज गैप बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट। अब आपको क्या हुआ कि वी नॉट की वैल्यू मिल गई, सॉरी, आई नॉट की वैल्यू मिल गई, ठीक है, आई नॉट की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, आई नॉट इजकल टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स, ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रहे थे। अभी फिलहाल ये जो टर्म फाई है, फेज गैप, ठीक है, इसका जब एनालिटिकल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब हम लोगों को इसको समझ में आएगा, तभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलो इसको भी रहने देते हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, तब इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जमा करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं।
ठीक है। अभी जो हम लोगों के पास जेड की एक्सप्रेशन आई है, जेड की जो एक्सप्रेशन आई है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर रूट अंडर, इसी पे खाली डिस्कशन करते हैं। और जब हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर एक्स सी की वैल्यू ग्रेटर है एक्स एल से, ठीक है, ओके, अभी सिर्फ इसके रिजल्ट के बारे में बात करें कि ये रिजल्ट है, इसके एक्सप्रेशन कहाँ से आए, अभी एक्सप्रेशन को रहने दे रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन जब आएगा तो मैं वहां फिर से बता दूंगा एनालिटिकल सॉल्यूशन में ये 5 टर्म्स कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल तो आप क्या देखोगे कि फाई की वैल्यू आ जाती है हमारी पॉजिटिव। फाई की वैल्यू पॉजिटिव है, कैपेसिटर की वैल्यू ग्रेटर देन एक्सएल है, तो एक चीज तो याद होगा आपको कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है या नहीं लगा है, उससे करंट और वोल्टेज के बीच में किसी तरह का कोई फेज गैप नहीं आने वाला, ठीक है। पर अगर एक्स, अब उसमें क्या कह रहा है कि इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें से कैपेसिटर की वैल्यू हाइयर है, तो उस सिनारियो पे वैसे सर्किट्स को आप क्या बोलोगे, वैसे सर्किट्स में, ठीक है, फाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि जो करंट, ठीक है, ऐसे मेजर करते हैं ना, ये सपोज अगर आप करंट डाल रहे हो तो ये हो जाएगी आपकी फाई, ठीक है, तो फाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और जो हमारा सर्किट होगा वो हमारा कैपेसिटिव सर्किट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी कि अफेक्टिव रिएक्टेंस हमारा किसका ग्रेटर है, तो इंडक्टेंस का ग्रेटर है, तो उस सिचुएशन पे जो सर्किट होगी वो हमारा इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। एंड द फाई विच इज बेसिकली द फेज गैप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो ये क्या कह रही है कि आपने किसी में एल इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रजिस्टिव सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट डाला, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि एक्सी की टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, वोल्टेज को पीछे छोड़ने की, ठीक है। एक्सएल की टेंडेंसी है वोल्टेज को आगे लेके जाने की, आर की टेंडेंसी कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये पाई बाई टू फेज से आगे भेजना चाहता है, ये पाई बाई टू फेज से पीछे छोड़ना चाहता है, ठीक है। ये पी पाई बाई टू फेज से आगे जाना चाहता है, ये पीछे आना चाहता है। तो डेफिनेटली अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो जीरो हो जाएगा, वो रेजोनेंस का केस हो जाता है। पर इतना आइडियल वैल्यू तो आप नहीं ढूंढ सकते हो कि, इतना आइडियल वैल्यू तो हो ही नहीं सकता कि करंट और वोल्टेज के बीच में किसी तरह का फेज गैप हो ही ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक टर्म्स फाई जो डिफाइन किए हैं फेज गैप, वो एग्जिस्ट कर रहा है आई और वी के बीच में। तो अगर उसके बेसिस पे अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि करंट की वैल्यू देखो, यहाँ करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ मिनिमम है और यहाँ पे, तो देखो ये दोनों के बीच में एक फेज गैप आ गया ना, ये यहाँ जीरो है और ये यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है। अगर पाई बाई टू फेज से ही आगे पीछे चल रहा होता तो एक की मैक्सिमम होती तो दूसरा का मिनिमम होता, पर यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम जहाँ पे है और ये मिनिमम जहाँ पे है, दोनों के बीच में एक एक एंगल का डिफरेंस है, और वही एंगल का डिफरेंस हमारा फाई फेज गैप है। तो ये जो फाई टर्म्स है वो कहाँ से आ रहा है, इसके लिए एनालिटिकल सॉल्यूशन में आएंगे, और एनालिटिकल सॉल्यूशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये टर्म कहाँ से आ रहा है, ये पूरा कहाँ से आ रहा है। बस इसके रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस करी कि कैपेसिटिव सर्किट क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट क्या होगा, पर ये रिजल्ट आया कहाँ से, इसको हम लोग एनालिटिकल सॉल्यूशन यानी कि इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एलसीआर सर्किट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ फेजर डायग्राम में, यानी कि ऊपर ऊपर देखने के बाद जो हम लोगों को अभी तक, जो हम लोगों ने कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट्स को देख करके जो कॉन्सेप्ट जमा किया था, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्यूशंस डाला। अब इसके बाद हम लोग मैथमेटिकली एनालिटिकल सॉल्यूशंस पे जाएंगे और इसी चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि जो अभी तक हम लोगों ने लिखा वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।